तो क्या आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा सन है यह कब बना था और कैसे बना था और इस सन की लाइफ कितनी है, यानी कि ये सन हमारे सोलर सिस्टम में कब तक रहेगा। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जान सकें कि हमारा सन कब बना था, कैसे बना था और इसकी लाइफ कितनी है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में ये कब तक रहेगा। तो जैसा कि आप इस बारे में तो जानते ही हैं कि ये जो सूरज है यह हमारी पृथ्वी पर बसे हुए हर जीव जंतुओं का जीवन दाता है, यानी कि हमारी अर्थ पर जितने भी प्रकार के क्रिएचर्स रहते हैं, भले ही वे छोटे हों या फिर बड़े हों, उन सभी क्रिएचर्स को ये जो सन है यह लाइफ प्रोवाइड करता है। और हमारे सूरज के बिना पृथ्वी पर किसी भी तरह का कोई भी जीवन संभव नहीं है। और यदि सूरज नहीं होगा तो धरती पर अंधेरा हो जाएगा और धीरे धीरे करके पूरी धरती जो है वह बर्फ़ के ढेर पे दब जाएगी। और सूर्य की ऊर्जा के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व भी नहीं होगा, यानी कि हमारी अर्थ पर कोई भी लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा अगर सन नहीं रहेगा तो। लेकिन लगभग 4.5 अरब सालों से चलता आ रहा यह सिलसिला जो है, क्या यह ऐसे ही चलता रहेगा? क्या सूर्य और सूर्यमंडल यानी कि हमारा जो सन है और उसका जो सोलर सिस्टम है इसका एग्जिस्टेंस क्या हमेशा के लिए टिका रहेगा? क्या सूर्य हमेशा के लिए ही ऐसे ही जलता रहेगा और ऐसे ही टिका रहेगा या फिर उसका अंत भी होगा? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों को जवाब। तो चलिए हम आपको सबसे पहले इस बारे में बताते हैं कि आखिर ये जो हमारा सन है यानी कि जो सूरज है वो कैसे बना था। तो सूर्य का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था और हजारों लाइट ईयर दूर फैला हुआ एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूलर क्लाउड उस समय हमारी यूनिवर्स में था और एक समय पर उसका एक बहुत बड़ा सा पार्ट टूट गया था और उसके एक बहुत बड़े से हिस्से के ढह जाने की वजह से हमारे सौरमंडल की रचना हो पाई, यानी कि उसका एक बहुत बड़ा सा पार्ट टूट गया था और उसी की वजह से हमारा जो सोलर सिस्टम था वह एग्जिस्टेंस में आया और उसी की वजह से हमारे सन और हमारे सोलर सिस्टम की रचना हो पाई। और इस पूरे इंसिडेंट को एक्सपोज करने वाली जो थ्योरी है इसे हम नेबुलर थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उस बहुत बड़े से गैस के बादल में एक या फिर उससे भी ज़्यादा सुपरनोवा जरूर हुए होंगे, जिसकी वजह से उस बड़े से गैस के बादल का एक बहुत बड़ा सा पार्ट ढह गया या फिर बिखर गया था और उसके एक बड़े से पार्ट के टूट जाने की वजह से उसका जो रॉ मटेरियल था उससे बिल्कुल ही अलग हो गया और धीरे धीरे उस गैस के बादल का कुछ हिस्सा जो था वह स्पीड में और प्रेशर में आने लगा और स्पीड और प्रेशर की वजह से वह घूमना शुरू हो गया और धीरे धीरे गर्म भी होने लगा और स्पीड और रोटेशन की वजह से यानी कि रफ्तार और घुमाव की वजह से उसका एक बहुत बड़ा सा पार्ट सेंट्रल में आ गया और बाकी का पार्ट जो था वह चारों ओर घूमता रहा और इस पूरी प्रोसेस में लगभग करोड़ों साल लग गए थे और कई समय बीत जाने से धीरे धीरे उनका जो टेम्परेचर था वह ठंडा होता गया और उसका हाइड्रोजन और हीलियम वाला पार्ट जो था वह सन के फॉर्म में हमारे सोलर सिस्टम के बीच में आ गया और वह सन के फॉर्म में एग्जिस्ट था उस समय। और उसके आसपास घूमने वाले और भी रॉ मटेरियल थे जिसकी वजह से हमारी अर्थ और हमारे जो नेचुरल सैटेलाइट है जैसे कि मून और भी जो प्लैनेट्स हैं उनकी रचना हो पाई, यानी कि उसी की वजह से हमारे और भी प्लैनेट्स जो हैं वह बन पाए और इसी तरीके से हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ था, यानी कि हमारा जो सौरमंडल है उस समय से एग्जिस्टेंस में आया था और उसी समय से जो सन था और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वे एग्जिस्टेंस में आए। और उस समय पर जो मॉलिक्यूलर क्लाउड एक बहुत बड़े से हिस्से में टूट गया था तो उसका एक बहुत हैवी पार्ट हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे है जिसे कि हम सन के नाम से जानते हैं और इसी वजह से हमारे सन का जो मास है यानी कि हमारे सूरज का जो भार है वह सभी प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब उस बादल का एक बड़ा सा हिस्सा टूटा था तो उस हिस्से का एक बहुत बड़ा सा पार्ट हमारे सन के फॉर्म में हमारे सोलर सिस्टम में आ गया था और इसीलिए सन का भार सबसे ज़्यादा है।
और इन रियलिटी हमारा जो सूरज है वह एक तारा है और हमारी आकाशगंगा के 100 अरब से भी ज़्यादा तारों में से वह एक तारा है। और हमारा जो सन है यह एक G2 कैटेगरी का स्टार है जो कि हमारी आकाशगंगा के 10% पार्ट में से एक है। और जैसा कि आप इस बारे में जानते ही हैं कि हमारी जो अर्थ है और हमारे सोलर सिस्टम में जो और भी प्लैनेट्स हैं वह हमारे सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो सूरज है ना वह हमारे पूरे सोलर सिस्टम को लेकर आकाशगंगा के चारों ओर घूमता रहता है। और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ साल लग जाते हैं। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं अगर उन सभी प्लैनेट्स को आकाशगंगा का पूरा एक चक्कर लगाना है तो उन्हें सिर्फ एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, नेचुरल सैटेलाइट्स और बहुत कुछ, तो इन सभी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट पार्ट है यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा मास है वह है सन। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा भार सूरज का है। और जो सन है उसका जो डायमीटर है वह है 13,92,000 किलोमीटर, यानी कि 13,92,000 किलोमीटर इसका डायमीटर है। और सूरज को देखने पर भले ही हमें बड़ा वह न लगता हो, यानी कि जो सूरज है वह बहुत बड़ा नहीं है, देखने पर ऐसा लगता है, लेकिन असल में जो सूरज है वह पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है, क्योंकि वह धरती से लगभग 14 करोड़ 96 लाख मतलब कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और इतनी दूर से जो सन की लाइट है वह हमारी अर्थ पर सिर्फ 8.16 मिनट्स में पहुंच जाती है। और अगर आप सन को देखेंगे मेनली कि आखिर ये जो सूरज है वह क्या है, तो आप ये पाएंगे कि सूरज जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ एक गोला है। और इसकी जो लेयर है यानी कि सूरज की जो सतह है उसका फॉर्मेशन हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर, आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कार्बन, क्रोमियम और ऐसे ही कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई एक लेयर है। और जो सूरज है उसके अंदर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसे कि हम कोर का टेम्परेचर कहते हैं वह होता है 15,60,000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15,60,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना हो सकता है सूरज के अंदर का। तो चलिए अब हम आपको इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये जो सन है वह ख़त्म कैसे होगा। तो वह सूरज जिसका जन्म 4.5 यानी कि 4.5 अरब साल पहले हुआ है, वह सूरज जो है वह हर सेकंड लगभग 6 करोड़ 57 लाख यानी कि 6 करोड़ 57 लाख टन हाइड्रोजन को 6 करोड़ 53 लाख टन यानी कि 6 करोड़ 53 लाख टन हीलियम में कन्वर्ट करता रहता है हर सेकंड। और इसमें जो 4 लाख टन हाइड्रोजन होता है उसका हीलियम में कन्वर्शन ही नहीं होता है, यानी कि 4 लाख टन हाइड्रोजन होता है वह हाइड्रोजन के फॉर्म में रह जाता है और यह हीलियम में कन्वर्ट ना होके वह एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। और वह जो एनर्जी होती है वह अंतरिक्ष में चारों ओर फैल जाती है। और ऐसे ही जो हमारा सूरज है वह हर सेकंड अपना मैटर घुमा रहा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह यही है कि ये जो प्रोसेस है ये लगभग प्रोसेस 5 अरब साल तक चलती रहेगी। और उसके बाद जो सूरज होगा उसके सेंटर का जो हाइड्रोजन होगा वह ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण जो सूरज होगा उसका सेंटर का जो टेम्परेचर होगा वह अपनी हद पार कर देगा और वह धीरे धीरे सूरज का आकार जो होगा उसकी वजह से बढ़ने लगेगा। यानी कि उसके बाद जो सन की साइज होगी वह इंक्रीज होना चालू हो जाएगी और उसके बाद जो सन है अपनी ओरिजिनल साइज से 100 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और जब कोई भी स्टार इस तरीके से डेवलप होता है तो उसे हम रेड जायंट कहते हैं। और ऐसे ही हमारा जो सूरज है वह भी एक दिन रेड जायंट हो जाएगा। और सूरज के इतने ज़्यादा बढ़ जाने के कारण उसका जो डायमीटर होगा वह इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वह मरकरी और वीनस प्लैनेट्स को पहले ही निगल चुका होगा, यानी कि वह अपने अंदर इन दोनों ही प्लैनेट्स को समा लेगा। और तब आएगी हमारी पृथ्वी की बारी, लेकिन तब तक पृथ्वी पर सूरज की गर्मी के कारण
सभी जीव जंतुओं का नाश हो चुका होगा, यानी कि उसके बाद हमारी अर्थ पर कोई भी लाइफ उस समय तक बची नहीं होगी। और करोड़ों साल बाद सूर्य में अब हाइड्रोजन के बदले हीलियम ही सिर्फ बचा हुआ होगा, और वह हीलियम अब कार्बन के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया होगा, और फिर भी वह धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता ही रहेगा, और धीरे धीरे करके जो सूरज की बाहर की लेयर होगी वह छाल की तरह उखड़कर अंतरिक्ष में बिखर जाएगी, यानी कि कोई छाल होती जिस तरीके से वह फैल जाएगा, और लास्ट में जो सूरज है वह सिर्फ एक गुठली के दाने जैसा ही रह जाएगा, जो कि उसके अंदर का पार्ट बचा हुआ होगा, और वह जो पार्ट है लगभग आज की पृथ्वी के जितना ही होगा। लेकिन इस पार्ट की जो गर्मी होगी, यानी कि इसका जो टेम्परेचर होगा वह बहुत ज़्यादा होगा, और इस तरीके से जो हमारा सन है वह हमें एक श्वेत वामन तारा के फॉर्म में मिलेगा, जिसे कि हम वाइट ड्वार्फ स्टार के नाम से जानते हैं। यानी कि लास्ट स्टेज पर हमारा जो सन है वह वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा, और धीरे धीरे वह जो वाइट ड्वार्फ स्टार होगा वह अपनी एनर्जी को खो देगा, और अंत में बुझकर वह एक काले कोयले के समान हो जाएगा, यानी कि कोयले के जैसा बिल्कुल काला हो जाएगा। और इस तरीके से जो सारी सृष्टि होगी, यानी कि हमारा जो नेचर है उसका अंत हो जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में लगभग 5 अरब सालों का समय लग जाएगा। और जैसा कि आपको इस बारे में पता है कि हमारे यूनिवर्स में कई सारे तारे मौजूद हैं, तो उन तारों में कई सारे तारे जो हैं वह रेड जायंट का फॉर्म ले चुके हैं, और कई सारे वाइट ड्वार्फ स्टार का भी फॉर्म ले चुके हैं, और कई तारों का अंत भी हो चुका है आज तक। लेकिन समय समय पर हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें नए नए तारों का जन्म होता रहता है, और ऐसे ही हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जन्म और अंत की जो प्रोसेस है वह चलती ही रहती है, यानी कि पहले कोई तारा बनता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।